जय हिंद बच्चों। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले लेक्चर के माध्यम से स्ट्रेट लाइन में पहले एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व कर लिए थे, यानी कि एक्सरसाइज 20A को बना चुके थे। तो 20A में जितने भी प्रॉब्लम थे वो सारे प्रॉब्लम आपके क्लास 10 के ही थे, 10 में ही आप पढ़ चुके थे। अब जो हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ने जा रहे हैं ये आपके 10 से अलग है, यानी कि अब जो आप पढ़ेंगे वो बिल्कुल नया होगा आपके लिए अगर आप स्ट्रेट लाइन को पहली बार पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग इसमें सीखें या जानें कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन क्या होता है। इंक्लाइनेशन मतलब समझ रहे हैं कि झुकाव। मान लीजिए कि यह जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो यह लाइन कुछ झुका हुआ है, उसके बाद यह कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो ये जो लाइन लिए हुए है L2 और ये लाइन L1 लिए हुए है तो कुछ ना कुछ इसका झुकाव है। तो इसका झुकाव और इसका एंगल हमको जानना है। तो एंगल जानने के लिए क्या कहता है ये कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन इज द स्मॉलेस्ट एंगल थीटा विच द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यानी कि एंगल जो बनता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे बनता है। यहां से देखिए, यहां अगर हम देखें तो यह पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस का, हालांकि पॉजिटिव डायरेक्शन आपका यहां से ही शुरू हो जाता है। अगर हम यहां पर देखें तो ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये डायरेक्शन कह रहा है, तो कहने का मतलब आपको लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ना है। ये नहीं कि आप एक्स एक्सिस में ही है लेकिन राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ जाए तो डायरेक्शन जो है हमारा अपोजिट हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं होगा, निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से आपको एंगल को मेजर करना है और कहता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहां पर अगर हम ऐसे चलते हैं तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अगर हम इस तरह से चलते हैं, इस तरह से घूमते हैं तो यह आपका क्लॉकवाइज हो गया। तो यहां पर देखा जाए कि यह जो L1 लाइन है इस तरह से अगर हम चले तो यह आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अगर हम इस तरह से एंगल को मापे तो यह एंगल क्लॉकवाइज में हो जाएगा। लेकिन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन के लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप एंटी क्लॉकवाइज वाले को ही सेलेक्ट कीजिए। तो इसलिए यह जो L1 लाइन है इसका इंक्लाइनेशन ये हो गया। अब इसका मेजरमेंट आपका जो भी हो जाए, 120 डिग्री हो जाए, 150 डिग्री हो जाए, तो जनरल वे में हम लोग इसको थीटा मान लेते हैं। अब यहां पर भी समझ लीजिए, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कौन सा डायरेक्शन लेने के लिए बोल रहा है आपको? तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो यह जो एंगल थीटा हो गया तो यह इस लाइन L2 का इंक्लाइनेशन हो गया। अब यहां पर यह सोचिए कि अगर मान लिया जाए यहां 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इधर 120 का एंगल बन रहा है, तो एंगल तो दो बन रहा है हमारा। किस एंगल को हम लोग लें तो कोई एक फिक्स करना पड़ेगा ना भाई, सबको लेके तो आप नहीं चल सकते हैं। तो यहां पर फिक्स कर दिया गया, सब ने मिलके मान लिया कि हम लोग जो है ना, सब दुनिया का सब लोग जो है ना पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे। जो एंगल होगा ना सबको भाई क्या कहते हैं वही मानना, उसी लाइन ऑफ इंक्लाइनेशन उसी को मानना। तो मान लिए हम लोग लाइन ऑफ इंक्लिनेशन। अब यहां पर एक दो चीज और आप लोगों को जानना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग किसको कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए आप लोग जानते होंगे और क्या कहते हैं, फिर भी मैं यहां थोड़ा सा समय आपका बर्बाद करूंगा कि ये एक्स एक्सिस जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ले लीजिए आप, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ले लीजिए तो यह भी हॉरिजॉन्टल लाइन ही हुआ। क्लियर है? वर्टिकल लाइन हम लोग किसको कहते हैं? वर्टिकल लाइन हम लोग कहते हैं कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस ले लीजिए आप, किसको ले लीजिए? वाई एक्सिस ले लीजिए, या नहीं तो वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ले लीजिए। तो यह सारे लाइन को हम लोग वर्टिकल लाइन कहेंगे। V1, V2, V3, V4 यह सब वर्टिकल लाइन हो गया। ये सब कुछ सिर्फ जानकारी के लिए रखना है। उसके बाद ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन H1, H2 और यह H3 ये सारे जो है हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया।
इसके बाद कहता है कि ऑब्लिक लाइन हम लोग किसके कहते हैं, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को छोड़कर जितने भी लाइन हम बना सकते हैं वो सारे आपके ऑब्लिक लाइन कहलाते हैं। क्लियर है बात? जितने भी लाइन, जैसे ये लाइन देखिए ऑब्लिक लाइन है, ना तो वर्टिकल है ना तो यह हॉरिजॉन्टल है, ना तो यह वर्टिकल है ना तो यह हॉरिजॉन्टल है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, ऑब्लिक लाइन। ऑब्लिक लाइन जैसे सीकेयर ऑफ ओ, तो यहां पर सी ऑफ ओ लिखते हैं ना, मतलब कि कहीं आप भाड़े पे रह रहे हैं तो सी ऑफ ए लिखते हैं, तो इसका मतलब हो गया ऑब्लिक, इसको पढ़ते हैं ना। और सन ऑफ फलना चिल्ला ढेकाना, मान लीजिए रामू है, रामू के पिता का नाम जो है आपका मोहन है, तो सन ऑफ मोहन लिखता है वो, तो इस लाइन को भी यहाँ ऑब्लिक लाइन ही कहा जाता है, इस लाइन को भी यहाँ ऑब्लिक लाइन ही कहा जाता है। क्लियर है? अब हम लोग जाने कि स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन क्या होता है। तो स्लोप ऑफ लाइन को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो स्लोप को देने के लिए, स्लोप निकालने के लिए ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए भाई। क्या फुलफिल होना चाहिए? कि वह जो इंक्लाइंड लाइन है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से ही एंगल बनाए। अगर नहीं बनाता है तो फिर हम वहां सोचेंगे कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से ये एंगल किस तरह से बनाएगा। और देन टेन थीटा, टेन एम इक्वल टू टेन थीटा इज द कॉल्ड द स्लोप ऑफ ए लाइन। तो स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन जो होता है, अगर इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है तो इसको हम डिनोट करते हैं एम से, जिसको हम लिखते हैं टेन थीटा। अब यहाँ पर देखिए कि ये एक लाइन है, पॉजिटिव डायरेक्शन से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसका स्लोप जो हो जाएगा टेन 60 डिग्री, यानी कि √3 हो जाएगा। अब यह दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यह पहला एग्जाम्पल, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये लाइन जो है यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का बना रहा है। तो अब देखिए ये 30 डिग्री जो है क्या किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ही बना रहा है, लेकिन क्लॉकवाइज में बना रहा है, तो ये एंगल का मान नहीं होगा, ये इसका मान नहीं चलेगा। कहां से मापेंगे हम लोग? यहां से नापेंगे। ये एंगल हमको चाहिए क्योंकि यह बोल रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से हमको लेना है, और किस वे में लेना है? एंटी क्लॉकवाइज में लेना है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में। तो यह एंगल कितना हो जाएगा भाई? स्ट्रेट एंगल है ये, 180 का होता है, 30 माइनस हो गया तो बच गया 150 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है 150 डिग्री हुआ, और इसका स्लोप जो है 150 डिग्री। इसका तो वैल्यू आप लोग निकालने के लिए जानते ही होंगे, 180 माइनस 30 लिखते हैं, और 180 माइनस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस आता है, नो रेशियो चेंज, 10-30 डिग्री, यानी कि -1/√3 जो है इसका स्लोप हो जाएगा। इसी तरह से मान लिया जाए कि ये लाइन आपको यहां पर दिया हुआ है, और यहां पर जो है एंगल दे दिया गया है आपका 60 डिग्री। कितना दिया है? 60 डिग्री। अब आप कहीं ये नहीं कहिएगा गलती से, ई कैसे होगा सर, ये तो आपका निगेटिव डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में है। तो निगेटिव और पॉजिटिव आपका डायरेक्शन डिपेंड करता है आपके चलने पर। अगर आप इस पॉइंट पर, यहां से लाइन गुजर रहा है, इस पॉइंट से राइट साइड जाते हैं तो यह पॉजिटिव डायरेक्शन के तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। अगर यहां से आप इधर जाते हैं तो यह निगेटिव डायरेक्शन हो गया। तो पॉजिटिव डायरेक्शन के एंटी क्लॉकवाइज में इस एंगल का मेजरमेंट क्या होगा भाई? तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है इसका 60 डिग्री, और टेन थीटा, इट मीन्स m इक्वल टू टेन थीटा, टेन 60 डिग्री, यानी कि √3 जो है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हो जाएगा। तो यही सारा प्रॉब्लम जो है आपका 1 में भी है, क्वेश्चन नंबर 1 में इसी टाइप का प्रॉब्लम है। और क्वेश्चन नंबर 1 के लिए समझिए 3 एग्जाम्पल आपको हमने बता दिया, बड़ी आसानी से बना सकते हैं एक्सरसाइज 20B के प्रॉब्लम को। इसके बाद हम लोग जाने कि स्लोप ऑफ ए लाइन
पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अरे यहां अब देखिए भाई, इस लाइन का जो है हमने इंक्लाइनेशन निकालने की बात अभी तक सीखी है। अब ये लाइन जो है क्या है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में चल रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में है, तो बहुत सारे पॉइंट्स इस पे होंगे ही भाई, निश्चित रूप से होंगे। अगर मान लिया जाए कि इसका स्लोप हमको नहीं दिया गया है, क्या दिया गया है, इसमें कितना एंगल बन रहा है ये हमको नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है। और क्या कहा कि ये जो गुजर रहा है ना, 2 पॉइंट से होके गुजर रहा है, x1 y1 से, और ये आपका x2 और y2 से गुजर रहा है। तो अब बताइए कि इसका स्लोप क्या होगा, है कि नहीं। अगर 2 पॉइंट दिया रहे तो स्लोप पूछ दे क्या होगा। अब ये इस दोनों के बीच जो है हम लोग रिलेशन स्टेब्लिश करने जा रहे हैं कि स्लोप हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं थीटा, यहाँ से अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ले, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ले ले, और यह भी वर्टिकल लाइन ले ले, तो यह डिस्टेंस जो है आपका x1 हो जाएगा और यह डिस्टेंस आपका x2 हो जाएगा। बड़े ठंडे दिमाग से समझना है। और यह जो आपका ऊपर लाइन है, यह डिस्टेंस यह y1 हो जाएगा, और यहाँ जो आप यह डिस्टेंस देख रहे हैं ये y2 हो जाएगा। यह तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। अब देखिए दूसरे तरह से समझिए, अगर ये पॉइंट x1 y1 है तो x एक्सिस पर x1 दूरी और y एक्सिस में y1 दूरी। अगर ये पॉइंट x2 y2 है तो x एक्सिस में x2 दूरी और y एक्सिस में y2 दूरी। क्लियर है। अब ये देखिए, इसको L मान लेते हैं, इसको M मान लेते हैं, और यहाँ वाले पॉइंट को P मान लेते हैं। क्या मान लिए हम लोग, P मान लिए। तो ये आपका A B और यह P हो गया एक ट्रेंगल। तो इन ट्रेंगल ABP में है ना, तो हम देखते हैं AP। तो AP इक्वल टू, सोचिए क्या होगा भाई, O से लेकर M तक x2 डिस्टेंस है और O से लेकर L तक जो है x1 डिस्टेंस है। तो L M के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो L M की दूरी निकालना है तो x2 माइनस x1 हो जाएगी। समझ गए। उसके बाद अब निकालते हैं हम लोग BP की दूरी। तो BP निकालना है तो इसमें देखिए कि B से लेके M तक का डिस्टेंस y2 है और यह आपका A से लेके L तक y1 है, तो यहाँ P से लेके M तक भी क्या हो गया, आपका y1 ही हो गया। क्लियर है। अब टोटल डिस्टेंस y2 है और y1 इसमें हटा दिए, इस पार्ट को निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 लिख सकते हैं हम लोग। इसके बाद चलिए, ये एंगल थीटा है तो यह भी एंगल थीटा होगा, यही इसका इंक्लाइनेशन है तो यहाँ भी इंक्लाइनेशन यही होगा। क्यों भाई, क्योंकि यह दोनों जो एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। ये सारे हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ किए थे। कैसा लाइन ड्रॉ किए थे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए थे। तो निश्चित रूप से यहाँ जो एंगल हो गया इस एंगल के बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब इसमें अगर टेन थीटा लेते हैं आप, टेन थीटा, तो टेन थीटा कहता है कि लंब बटा आधार होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बीपी बाय क्या होता है आपका AP होता है। तो BP का जो डिस्टेंस निकला हुआ है ना, y2 माइनस y1 निकला है, और AP जो निकला है आपका x2 माइनस x1 निकला हुआ है, यानी टेन थीटा को हम लोग स्लोप करते हैं। यहाँ तो अच्छा चीज हो गया। अगर आपको स्लोप निकालना है और उसके बाद आपको 2 पॉइंट दिया रहे तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी कि y2 माइनस y1 बटे x कोऑर्डिनेट का डिफरेंट, यानी कि x2 माइनस x1 कर दीजिए। तो इस तरह से हम लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और इसको याद भी रख लेना है कि स्लोप m जो होता है ना, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 होता है, या नहीं तो y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर पहले वाले पॉइंट को हम लेते हैं
तो दोनों को फर्स्ट पोजीशन पे लेना है। दूसरे पॉइंट का जो निर्देशांक है जिसका कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग सेकेंड स्थान पे ले सकते हैं। ऐसे भी हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। अब देखा जाए कि स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस क्या होता है, हम लोग समझे स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन। तो स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस बड़ी आसान इसलिए है कि ये देखिए भाई, ये लाइन और ये लाइन आपका पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल है। अब जब पैरेलल है तो जितना एंगल यहां बनाएगा उतना ही एंगल नहीं यहां बनाएगा, दोनों का तो एंगल बराबर होगा। अब यदि यह स्लोप m1 है, यह स्लोप m2 है, तो m1 को निकालना है तो tan थीटा ही लिखेंगे और m2 को भी निकालना है तो tan थीटा ही लिखेंगे। इट मीन्स जो है m1 बराबर m2 हो जाएगा अगर दो लाइन क्या हो, पैरेलल हो। इसको दिमाग में डालना है, दिमाग में डालिए। अगर दो लाइन पैरेलल हो तो दोनों लाइन का स्लोप जो होगा हमेशा बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। इसको दिमाग में रख लीजिए। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है ना। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा। यहां पर एक चीज का ध्यान देना है, इसके स्टेटमेंट को मैं बोलता हूं क्या कि प्रूव दैट द टू नॉन वर्टिकल लाइन with slope m1 and m2 are perpendicular if and only if m1 into m2 equal to -1। ये कह रहा है कि नॉन वर्टिकल लाइन ही होना चाहिए। कोऑर्डिनेट एक्सिस में दो लाइन परपेंडिकुलर होने के लिए, जैसे देखिए ये लाइन है, इसके ऊपर ये लाइन परपेंडिकुलर है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये आपका L1 लाइन है, ये आपका L2 लाइन है। ये एंगल θ1 बना रहा है, ये एंगल आपका θ2 बना रहा है और ये आपका 90 डिग्री है। तो दोनों लाइन हम क्या देख रहे हैं कि हियर L1 जो है परपेंडिकुलर टू L2 है और इसका स्लोप है ना, इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप जो है आपका m2 है। तो स्लोप ऑफ L1 का स्लोप भाई m1 यानी कि tan θ1 है और स्लोप ऑफ L2 यानी कि m2 यानी कि tan θ2 है आपका। ये दोनों का स्लोप दिया गया है। तो दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन है, तो यहां कहता है कि दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखते हैं हम लोग। देखिए ये θ2 जो है एक्सटीरियर एंगल है। क्या कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। तो क्लास 9 में भी पढ़े होंगे, 10 में भी पढ़े होंगे कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। अगर इसमें कहीं भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा क्लास 9 का बुक उल्टा के देख लीजिए, 10 में भी हमको लगता है मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं कि θ2 इक्वल टू θ1 प्लस 90 डिग्री, है ना। मतलब कि हिंदी में कहिए बहिष्कोण जो होते हैं वो किसी त्रिभुज के अंतः विपरीत कोण के बराबर होते हैं, है ना। अंतः अपोजिट एंगल के बराबर होते हैं। सम्मुख कोण, विपरीत कोण कहने का मतलब सम्मुख कोण के बराबर, सम के बराबर होते हैं। तो अब यहां पर हमने देखा कि अगर tan θ2 ले लेते हैं दोनों साइड तो tan 90 प्लस θ1 लिखेंगे। tan 90 प्लस θ1 जो है ये चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है ना निगेटिव होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो यह जो आएगा निगेटिव में आएगा। 90 दिखे तो रेशियो चेंज होता है, यानी कि cot θ1 हो गया। इट मीन्स tan θ2 इक्वल टू -1/tan θ1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1-1/tan θ1 लिख सकते हैं। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये चलाएगा इधर, यानी कि tan θ1 इंटू
tan थीटा 2 इक्वल टू -1, इट मीन्स m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो बच्चों इसको जो है ना आप लोग ठीक तरह से, एकदम ठीक तरह से याद रखिए, है ना। अगर दो लाइन जो होता है ना परपेंडिकुलर होता है तो उस दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। अगर दो लाइन हमारा पैरेलल होता है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो, माफ करेंगे, दोनों का जो स्लोप होता है वो बराबर होता है, यानी बराबर होता है। क्लियर है? तो इसी चीज को जो है आपके बुक में भी प्रूफ किया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमको ये पता लगाना है कि एंगल बिटवीन टू नॉन वर्टिकल एंड नॉन परपेंडिकुलर लाइन, इसको लोग देखते हैं कि एंगल बिटवीन टू नॉन वर्टिकल एंड नॉन परपेंडिकुलर लाइन, नॉन वर्टिकल और नॉन परपेंडिकुलर लाइन रहे तो हम लोग उसके बीच का एंगल क्यों निकालते हैं। यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली बात है कि यहाँ पर आपको क्यों नहीं ऐसा दे दिया गया एंगल बिटवीन टू लाइंस। यह बीच में जो आप देख रहे हैं नॉन वर्टिकल और नॉन परपेंडिकुलर, यह क्यों दे दिया गया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। कि नॉन वर्टिकल इसलिए कहा गया क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर वर्टिकल लाइन लेते हैं तो यह 90 डिग्री का एंगल बनाता है और इसका स्लोप निकालिएगा ना, यानी कि tan 90 डिग्री, तो यह जो होता है नॉट डिफाइंड होता है। अब जो चीज़ डिफाइंड ही नहीं है तो उसको हम लोग कैलकुलेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा कि नॉन वर्टिकल होना चाहिए। और नॉन परपेंडिकुलर को भी हटा दिया गया, तो इसका सेंस होता है कि अगर दो लाइन आपका इस तरह से हो और ये दोनों परपेंडिकुलर हो, अगर ऐसा सिचुएशन भी आता है तो भी हम इस फॉर्मूले का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यानी कि इस फॉर्मूले का उपयोग हम तभी कर सकते हैं जबकि हमको एक्यूट एंगल निकालना हो। क्या निकालना हो? एक्यूट एंगल। वैसे भी दो लाइन आप किसी तरह से ड्रॉ कर दीजिए, अगर 90 नहीं है, 90 होने का कोई सवाल ही नहीं है, तो 90 से कुछ ना कुछ होगा तो छोटा ही ना होगा, ये भले 89 डिग्री हो सकता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि कोई भी दो लाइन अगर आपका एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके बीच का एंगल 89 है, यानी 90 से कम है, और दूसरा जो एंगल है आपका देख सकते हैं यह आपका 91 हो जाएगा, तब ना दोनों मिलके 180 के बराबर होगा। तो इसमें से भी से कौन सा एंगल लेना है? एक्यूट को लेना है भाई, ऑब्ट्यूज को नहीं लेना है। दो एंगल बना रहा है ना, ये लाइन L1 और ये L2, L1 और L2 के बीच जो है क्या है एंगल, तो एंगल तो एगो देख रहे हैं कि ये भी है, एगो 91 डिग्री भी है, एगो 89 डिग्री भी है। तो अब आपके लिए समस्या हो जाएगा ना कि आखिर इस दोनों के बीच का एंगल कौन सा बोले। देखिए 89 भी सही है और 91 भी सही है, कौन सा एंगल बोले? तो इसका स्टेटमेंट बताया कि आपको एक्यूट लेना है। क्या लेना है? एक्यूट, मतलब छोटा, न्यून कौन लेना है। तो इसका जो एंगल हो जाएगा, दो लाइन के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 89 हो जाएगा। अब इसके स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं, जरा सा बुक पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इफ अल्फा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन टू नॉन वर्टिकल एंड नॉन परपेंडिकुलर लाइन L1 एंड L2 with the slope M1 and M2 then प्रूव दैट tan अल्फा, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक लाइन ये और दूसरा लाइन, एक लाइन ये और दूसरा लाइन ये, जो कि यहाँ मान लिया जाए कि थीटा एंगल बनाता है, और तो निश्चित रूप से यह 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ये एंगल अल्फा 1 बनाता है, ये एंगल अल्फा 2। तो अल्फा 1 का स्लोप जो है M1 है, अल्फा 2 जो एंगल बनाता है इसका स्लोप M2 है। यह लाइन L1 हो गया और यह लाइन L2 हो गया। कहता है कि इसके बीच का एंगल tan अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ M2 माइनस M1 बाय 1 प्लस M1 इंटू M2 हो जाता है, ये एंगल हो जाता है। अब यहाँ पर अल्फा इसमें नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हमने थीटा दिखाया है। तो अल्फा जो है क्या है? अल्फा है आइदर थीटा और 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा है, विच एवर
जो भी विच एवर बी एक्यूट, जो भी इसमें से एक्यूट होगा, अगर थीटा हमारा मान लीजिए कि 120 है तो 180 माइनस थीटा 60 होगा, तो जो भी इसमें से एक्यूट होगा वही एंगल अल्फा है आपका। इस चीज को समझिए। इसके बाद मान लीजिए कि यहां पर थीटा जो है 70 डिग्री है, तो 180 माइनस थीटा करने से हमारा 110 डिग्री निकल जाता है। तो ये इसका मतलब इसमें जो है कौन सा एंगल सेलेक्ट करेंगे, जो छोटा होगा, जो एक्यूट होगा, उसी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये थीटा और 180 माइनस थीटा भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब सिंपल आप देखिए, बड़ी आसान से आपको दिख रहा है, ये आपका कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। अल्फा 2 कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। अल्फा 1 कैसा एंगल है, इंटीरियर एंगल, अपोजिट एंगल है। थीटा भी कैसा एंगल है, इंटीरियर अपोजिट एंगल है। तो निश्चित रूप से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा 2 इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यदि थीटा, इसलिए थीटा इक्वल टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 लिख सकते हैं। टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 लिखेंगे, और यह जो है टेन अल्फा 2 माइनस टेन अल्फा 1 बाय 1 प्लस टेन अल्फा 1 इंटू टेन अल्फा 2 हो जाएगा, जो कि हमारा हो जाता है m2 माइनस m1 बाय क्या हो गया 1 प्लस m1 इंटू m2 हो गया। ये हो गया आपका। क्लियर है? टेन थीटा। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि टेन थीटा तो हमने निकाल दिया m2 माइनस m1 बाय इतना इतना इतना। अगर कहीं ऐसा हो जाए कि टेन थीटा आपका एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल हो, टेन थीटा आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो जाए, तो उस स्थिति में तो यह जो वैल्यू आएगा हमारा मान्य नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर थीटा ऑब्ट्यूस है तो टेन 180 माइनस थीटा जो होगा तब एक्यूट होगा। यानी कि उस कंडीशन में जो है हमारा कौन फ्रंट पे रहेगा, ये फ्रंट पे रहेगा, ये काम करेगा। तो इस स्थिति में भी हम देख रहे हैं कि हम m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 ही हमको मिलता है, लेकिन टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, जिसके चलते m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 लिख सकते हैं। देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर माइनस ले लीजिए, m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 ले लीजिए। अब यहां पर देखा जाए कि अगर जो है आपका टेन थीटा एक्यूट हो तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए। अगर ये आपका ऑब्ट्यूस है, माफ करेंगे, अगर ये आपका ऑब्ट्यूस है तो इसको यूज कीजिए, अगर ये ऑब्ट्यूस होता है तो इसको यूज कीजिए। अब ये दोनों के कंफ्यूजन को दूर कैसे करें भाई, कैसे पता चलेगा कि कौन एक्यूट को शो कर रहा है, कौन ऑब्ट्यूस को शो कर रहा है? तो इसके लिए समाधान क्या है कि यह जो टेन थीटा है आपका, टेन थीटा एक्यूट है, एक्यूट है यानी 90 डिग्री से छोटा है। 90 डिग्री से छोटा कोई एंगल लीजिए और टेन के साथ लगा दीजिए तो वह पॉजिटिव ही आता है। टेन थीटा का जो वैल्यू है, अगर थीटा आपका एक्यूट रहे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब कि अगर निगेटिव आ जाता है तो उसको पॉजिटिव कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि यह वैल्यू आपका निगेटिव आ जाता है, यह वैल्यू निगेटिव आ जाता है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, निगेटिव से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉजिटिव में बन जाएगा। अगर यह आपका पॉजिटिव आ रहा है तब तो हम समझ जाएंगे कि यह क्या है, आपका एक्यूट है, इसीलिए पॉजिटिव आया है। तो अब इस समस्या को दूर करने के लिए हम फाइनली लिखते हैं, अगर टेन थीटा को मॉड में डाल दें m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2, तो यह निश्चित रूप से मॉड डाल दिए तो इसका मतलब हो गया कि अगर निगेटिव में आता है तो भी पॉजिटिव लेना है, अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव ही रहेगा। इसीलिए हम जो है इसको हमेशा एंगल को निकालने में किस में लिखते हैं, मॉड में लिखते हैं।
तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप, है ना। अगर नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम धैर्य रखना है। और उसके बाद हमको ये फॉर्मूला दिमाग में याद रख लेना है। एक्सरसाइज 20B को बनाने से पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या अभी तक हम लोग सीख चुके हैं। यदि स्लोप ऑफ लाइन निकालना है तो किसी भी लाइन का स्लोप जो होता है हमेशा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल को मापा जाता है। अगर यह एंगल थीटा होता है तो इसका स्लोप जो होता है यह आपका होता है टेन थीटा होता है, जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी लाइन का दो पॉइंट्स आपको पता हो x1 y1 और x2 y2, तो इसका स्लोप हम लोग जान गए हैं कि m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इस तरह से निकाल सकते हैं। या इसको आप ऐसे भी लिखते हैं y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2, तो इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है। इसके बाद हम लोग तीसरा नंबर जान चुके हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल हो, यानी कि ये दोनों लाइन आपका पैरेलल हो और इसका स्लोप m1 हो और इसका स्लोप m2 हो, तो पैरेलल लाइन का स्लोप जो होता है हमेशा इक्वल होता है। और तीसरा बात ये जानने के बाद चौथा बात हम लोग ये जान लें कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो, यानी कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, एक का स्लोप m1 और दूसरा का स्लोप m2 हो, तो इस दोनों ही स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है यह -1 होता है। तो इतना सा कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हैं तो आपको एक्सरसाइज 28B बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो जैसा कि पहला प्रॉब्लम आप देखिए यहाँ पर दिया गया है क्या कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लाइनेशन इज 30 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 90 डिग्री। तो 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के लिए हम लोग स्लोप क्या लिखेंगे, स्लोप m इक्वल टू टेन 30 डिग्री लिख देंगे। तो टेन 30 का जो वैल्यू होता है यह 1/√3 होता है। बड़ी आसानी से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, पहला नंबर प्रॉब्लम को बना सकते हैं। दूसरा जैसे दिया गया है आपका 120 डिग्री, तो स्लोप m इक्वल टू टेन 120 डिग्री लिखेंगे और 120 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सोचना है कि यह आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 जो होता है वह निगेटिव होता है, तो माइनस तो पहले आएगा ही साइन। अब फिर उसके बाद जान रहे हैं कि 90 डिग्री अगर दिखे तो रेशियो चेंज हो जाता है, तो cot 30 डिग्री हो जाएगा। तो माइनस cot 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता ही होगा क्या होता है, √3 होता है। तो इस तरह से स्लोप निकाल सकते हैं। यदि आपका यह 4 नंबर जैसा कि दिया गया है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हमको निकालना है इसका स्लोप। तो 90 डिग्री के कंडीशन में स्लोप जो होता है नॉट डिफाइंड होता है। जैसे क्योंकि 90 पर 1090 पर इसका जो वैल्यू होता है इन्फिनिटी होता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड, है ना। इस पर डिफाइंड हम लोग नहीं करते हैं, यानी कि जिस पर टेन थीटा नॉट डिफाइंड हो तो समझ लीजिए वह जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ वह 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस बात को समझ के रखना है, इसका उपयोग हम लोग आगे करेंगे, है ना। आगे हम इसका उपयोग करेंगे बच्चों, इसको आप ध्यान में रखिएगा, है ना। बढ़ते हैं आगे, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि फाइंड द इंक्लाइनेशन आपको निकालना है ऑफ द लाइन हुज स्लोप इज √3, यानी कि m का वैल्यू आपको √3 दिया गया है, 1/√3 दिया गया है, 1 दिया गया है, -1 माइनस √3। तो बड़ी आसान सा प्रॉब्लम है यह भी। यहाँ पर आपको दूसरे नंबर में यह जो दिया गया है पहला नंबर √3, तो यह आपको दिया गया है m इक्वल टू √3। हम लोग जान रहे हैं कि m को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं, 10√3। अब यहाँ पर यह सोचिए कि 10 कितने डिग्री का वैल्यू जो होता है आपका √3 होता है, तो 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है।
अब दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो थीटा इक्वल टू आपको 60 डिग्री मिल जाता है। इस तरह से हम इंक्लाइनेशन को निकाल सकते हैं। इसके बाद एक प्रॉब्लम और उठाते हैं, यह 4 नंबर में आपका -1 दिया गया है। तो निश्चित रूप से m जो है आपका -1 दिया गया है, इसको हम tan थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, -1। अब यहाँ पर हम सोचेंगे कि tan कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है। हालांकि tan π/4 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। अब यहाँ पर ये माइनस दे दिया गया है। माइनस को एलिमिनेट करने के लिए अगर tan 180 अब प्लस π/4 हम लोग लिख दें तो माफ करेंगे 180 माइनस π/4, यानी कि tan 180 माइनस 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है यह आपका -tan 45 डिग्री होता है। तो 45 माइनस कर दीजिए तो tan कितना हो गया आपका 135 डिग्री हो गया, 135 डिग्री। देयरफॉर यहाँ थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा 135 डिग्री आ जाएगा इंक्लाइनेशन। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है आपका 2 पॉइंट दिया गया है और स्लोप आपको निकालना है। देख सकते हैं 2 पॉइंट दिया गया है, स्लोप निकालना है, 2 पॉइंट दिया गया है, स्लोप निकालना है। तो बड़ी आसान सा है। स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए हम लोग इसमें दूसरा लेते हैं। दूसरा नंबर आपका दिया गया है 0 - 3 और उसके बाद 2 1 दिया गया है। ये पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें से एक को x1 y1 ले लीजिए और एक को आप x2 y2 ले सकते हैं। तो स्लोप m इक्वल टू फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 होता है। y2 का वैल्यू जो है 1 है, माइनस यह आपका -3 हो गया, बाय x2 का वैल्यू 2 माइनस 0 कर दीजिए। तो 1 + 4 बाय 2 यानी कि यह 2 आ जाता है। यही स्लोप आपका हो गया आंसर। यही स्लोप मांग रहा था कि अगर ये 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस में है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग उठाते हैं 4 नंबर को। 4 नंबर में देख रहे हैं कि -2 और 3 दिया गया है एंड 4 और -6 दिया गया है, 4 और -6 दिया गया है। तो इसमें से किसी एक को x1 y1 ले लेते हैं और एक को हम लोग x2 y2 ले लेते हैं। तो स्लोप m इक्वल टू हम लोग जान रहे हैं 2 पॉइंट फॉर्म में y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 होता है। तो y2 का वैल्यू -6 माइनस 3 बाय 4 माइनस -2। तो क्या लिख देंगे इसको, -6 माइनस 3 बाय 4 + 2 हो जाएगा यह, यानी कि -9/6 यानी कि -3/2। तो यह -3/2 जो है इसका स्लोप हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इफ द स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस इज -5/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि अगर किसी लाइन को हम लेते हैं और ये a पॉइंट इसमें x और 2 दिया गया है और b पॉइंट जो दिया गया है इसका 6 और -8 और इसका स्लोप दिया गया है आपका -5/4। तो यहाँ पर देखिए यह x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो स्लोप m के लिए हम लोग जान रहे हैं y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 जान रहे हैं। तो m का जो वैल्यू है ये आपका -5/4 दिया गया है और उसके बाद यह y2 देख सकते हैं -8 है, माइनस y1 आपका 2 है, x2 आपका 6 है, माइनस बीच में डालिए फिर x हो गया, x1 के जगह पे x हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए, यही आपको आंसर तक पहुंचा देगा। -5/4 लिखेंगे, -10 बाय क्या लिखेंगे 6 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए या 6 माइनस x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -10 बाय ये -5 इधर आ जाएगा और उसके बाद 4 इसके ऊपर चला जाएगा। 4 इसके ऊपर जाने के बाद अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग।
ये आपका 5 टू जा 10, 4 टू जा 8 हो गया। 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8, देयरफॉर एक्स इक्वल टू यानी माइनस एक्स इक्वल टू 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, देयरफॉर एक्स इक्वल टू आपका -2 आ जाता है। तो एक्स का जो वैल्यू है हमको क्या प्राप्त हो जाता है, -2 प्राप्त हो जाता है। यही हमारा आंसर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया है सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट 5 6, ये एक लाइन है जो कि 5 6 और उसके बाद 2 3 से होकर गुजरती है। पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट, एक लाइन जो कि गुजर रहा है आपका 9 - 2 और उसके बाद 6 - 5 से होकर गुजर रहा है। कह रहा है कि दोनों लाइन जो है पैरेलल है। तो बड़ी सिंपल है, इसका भी स्लोप निकालेंगे और इसका भी स्लोप निकालेंगे। अगर दोनों का स्लोप बराबर हो जाएगा तो ये दोनों लाइन जो है पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया कि पैरेलल लाइन के स्लोप जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर इसके लिए हम स्लोप m1 निकालते हैं, जो कि आप 6 - 3 किए तो 5 - 2 कीजिए। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 6 - 3 3 होता है, 5 - 2 3 होता है, जो कि 1 निकल जाएगा। अब m2 को निकालिए आप, 9 - 6 कर दीजिए और उसके बाद -2 - 5 -2 -5 कर देते हैं। तो यह भी आपका 3/3 होता है, जो कि 1 निकलता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हियर m1 इक्वल टू m2, देयरफॉर the given lines are parallel। कैसे हैं, पैरेलल लाइन है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अपनी बुक को जरूर देखें आप लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट द लाइन थ्रू 3x, तो यह लाइन जो है आपका 3 और x से होके गुजर रही है और 2 7 से होके गुजर रही है। एक इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द, एक लाइन जो कि यह पैरेलल है किसके, तो वह जो गुजर रहा है -1 4 से और उसके बाद 0 6 से होके गुजर रही है। अब यह दोनों लाइन जब पैरेलल है तो यहाँ जो x का वैल्यू है इसको आपको निकालना है। तो निश्चित रूप से इसका स्लोप जो है इसका स्लोप के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले ही हम लिख देंगे कि यह तो दिया हुआ है गिवन m1 इक्वल टू m2। अब देखिए m1 हम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, या तो 3 - 2 x - 7 कर दीजिए, x - 7 बाय 3 - 2 कर देंगे। हमको डिफरेंस लेना है, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये नहीं कि x - 7 किए इसमें इसको माइनस किए तो नीचे वाले में इसमें इसको माइनस कर दें, ऐसा नहीं करना है। पहले हम x वाले टर्म को लिए हुए हैं तो नीचे में भी पहले हम 3 को ही लेंगे, इसी कोऑर्डिनेट के एलिमेंट को लेंगे शुरू स्थान में। दूसरे पोजीशन में इसको रखे हैं तो दूसरे पोजीशन में हम लोग इसको रखेंगे। तो यह हो गया आपका। इसके बाद इसका स्लोप देखिए m2, जिसको हम निकाल सकते हैं कैसे, 4 - 6 बाय -1 -0, इस तरह से। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे ये हमारा वैल्यू x का दे देता है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये आपका हो गया x - 7 बाय 1 इक्वल टू -2 बाय -1, 1 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ नीचे में 1 1 बचा हुआ है तो x - 7 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, देयरफॉर x इक्वल टू आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आप अपने बुक में देखिए, ये क्या कह रहा है कि सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो एक लाइन है आपका जो कि -2 और 6 से एवं 4 8 से होकर गुजरती है। एक दूसरा लाइन जो है आपका कह रहा है कि 3 - 3 से और उसके बाद 5 - 9 से होकर गुजरती है। तो बताइए कि ये दोनों जो लाइन है पैरेलल है।
अब अगर इसका स्लोप m1 होगा और इसका स्लोप m2 होगा तो परपेंडिकुलर, माफ करेंगे, परपेंडिकुलर बोला गया है। परपेंडिकुलर होने के लिए, है ना, सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर, सिंस इस तरह से हम लोग लिखते हैं, दो बिंदा ऊपर एक बिंदा नीचे। और देयरफॉर लिखने में ध्यान दीजिएगा, एक बिंदा ऊपर और दो बिंदा नीचे, इस तरह से लिखते हैं। देयरफॉर m1 इंटू m2 जो है हमारा -1 होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, m1 का वैल्यू निकालते हैं। तो इसको हम m1 माने हुए हैं, इस लाइन का पॉइंट है, देख सकते हैं, -2 6 और 4 8। तो 8 - 6 लिखेंगे। अगर 8 - 6 लिखते हैं तो 4 - 2 लिखना पड़ेगा, -2 लिखना पड़ेगा। तो यह आपका हो जाएगा 2/6 यानी कि 1/3 हो जाता है। एंड m2 अब निकाल के देख लेते हैं हम। तो चलिए डिसीजन ले लेते हैं कि इसमें इसको माइनस करते हैं। तो -3 - -9, -3 - -9 अब बाय 3 - 5 लिख देंगे। तो यहाँ पर हो गया 3 + 9, -3 + 9 बाय -2 हो जाता है, जो कि आपका 6/-2 देता है, जो कि 3/1 - 3/1 देता है, यानी कि -3 इससे मिलता है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर m1 इंटू m2 कर दें तो m1 का जो वैल्यू है आप देख रहे हैं 1/3 आया हुआ है। 1/3 को -3 यानी कि m2 का जो वैल्यू है वह आपका -3 आया हुआ है, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह -1 आ जाता है, यानी कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 आता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर लाइन्स आर परपेंडिकुलर। क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आप अपने बुक में देख लिए। अब 8 हम लोग देखते हैं। 8 में क्या कह रहा है कि इफ ABCD आर 4 पॉइंट सच दैट ABCD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो A दिया हुआ है आपका 2 - 5, B दिया गया है -2 5, उसके बाद C दिया गया है x3 और D दिया गया है आपका 1 1। इसमें कह रहा है कि AB जो लाइन है आपका परपेंडिकुलर है CD के। अगर AB लाइन का स्लोप m1 हो और CD लाइन का स्लोप m2 हो तो क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 आना चाहिए। तो लाइन AB का स्लोप आप निकाल सकते हैं। अब नाव लिखिए और यह आप m1 निकालिए। इससे स्लोप अब निकाल ही लेंगे, उम्मीद करते हैं। अब फिर m2 लीजिए और इसको सॉल्व करके कहने का मतलब कि x - 1/3 - 1, और यहाँ पर इसको भी चलिए लिख देते हैं हम लोग 2 - -2 2 - -2 बाय, क्षमा करेंगे ये भी गलत हो गया है, इसको हम लोग लेंगे 3 - 1 3 - 1 बाय x - 1 इसको क्या लेते हैं हम लोग -5 बाय 2 - 2, तो 2 - -2। तो यहाँ ध्यान देना है कि पहले हम लोग जो है y2 - y1 बाय x2 - x1 के फॉर्म में ही हमेशा स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसको, तो इस दोनों का वैल्यू जो है यहाँ पर रख देना है और उसके बाद x का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं इससे। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जैसा कि देख सकते हैं आपका कहा गया है कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स A1 2 4 5 एंड C6 3 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें क्या करना है आपको
कि एक राइट एंगल ट्रेंगल का वर्टिसेस है, कहीं ना एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है और इसका वर्टिसेस दिया गया है। ए आपका दिया गया है 1 2, बी आपको दिया गया है 4 5 और सी जो है यह दिया गया है आपका 6 3। तो यह जो है कहीं ना कहीं इस राइट एंगल ट्रेंगल का वर्टिसेस है। तो अब हमको यहाँ पर बिना पाइथागोरस थ्योरम को यूज किए यह पता लगाना है कि ये जो है वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल है। अब चलिए राइट एंगल ट्रेंगल को देखिए, हम देख रहे हैं कि यह 3 लाइन से बना हुआ है। 3 लाइन में से 2 लाइन की ऐसी विशेषता होती है कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो यह 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका मतलब कि 2 लाइन ऐसा होगा जिसके स्लोप का प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए यह m1 है, ये m2 है, तो किसी 2 लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट जो है वह -1 हो जाता है। अगर 2 लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है तो 2 लाइन जो होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बारी बारी से ए बी सी ले लेते हैं, ए बी का स्लोप निकालते हैं, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। तो निकालना बहुत आसान है, y2 माइनस y1, तो 5 माइनस 2 कर दीजिए इसको, अब बाय 4 माइनस 1 कर दीजिए यहाँ पर, इक्वल टू यह हो गया आपका 3/3 इक्वल टू 1 आता है। इसके बाद स्लोप ऑफ बी सी हम लोग निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ बी सी निकालने के लिए y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 बाय 6 माइनस 4, तो 6 माइनस 4, ये 3 माइनस 5 माइनस 3 आता है, 2 आता है, और 6 माइनस 4 यह 2 आता है, यह आपका -1 हो गया। अब यदि स्लोप, चलिए स्लोप ऑफ ए सी का भी निकाल ही लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए सी के स्लोप को, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 बाय 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1/5 आता है। अब ये देखिए, एक स्लोप m1 है, दूसरा स्लोप m2 है और तीसरा स्लोप m3 है। इसमें से कौन सा 2 स्लोप का प्रोडक्ट जो है -1 आता है? तो निश्चित रूप से यह जो है स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी, इट मीन्स m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 आता है। इस दोनों का प्रोडक्ट जो है -1 आता है। तो यहाँ पर साबित हो जाता है कि ए बी जो है परपेंडिकुलर आपका बी सी है, देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री है। इट मीन्स ये जो वर्टिसेस दिया गया है, किसका वर्टिसेस है? राइट एंगल्ड ट्रेंगल का है, राइट एंगल्ड ट्रेंगल का वर्टिसेस दिया गया है। यही हमको यहाँ पर प्रूव्ड करना था। बढ़ते हैं आगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो बुक को जरा सा ध्यान से आप लोग देखेंगे। मैं क्वेश्चन 10 नंबर पढ़ता हूँ। 10 नंबर में दिया गया है, यूजिंग स्लोप सो दैट द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। तो यह क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए, दोनों लगभग एक ही तरह का है। तो यहाँ पर स्लोप विद यूजिंग स्लोप सो दैट द पॉइंट 6 माइनस 1 5 0 एंड 2 3 आर कोलिनियर। और उसी तरह का यूजिंग स्लोप फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर होने के लिए होता क्या है, जैसा कि हमने शुरू में भी बताया था आपको, कि अगर ए बी और सी पॉइंट आपका कोलिनियर है, तो ध्यान से देखिए, ये तीनों लाइन जो है एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करेगा। और कहीं ना कहीं अगर यह एंगल बनाता है ए बी का स्लोप या बी सी का स्लोप या ए सी का स्लोप, तीनों का स्लोप जो है आपका बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर ये जो पॉइंट आपका दिया गया है ए, जैसे हम 11 नंबर का प्रॉब्लम ले रहे हैं, यह आपका ए पॉइंट 11 नंबर में दिया गया है 5 1, और दूसरा पॉइंट बी जो है आपका 1 - 1, और तीसरा पॉइंट सी जो है आपका दिया गया है x4 दिया गया है। तो इसका मतलब हो गया कि स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ BC इक्वल टू स्लोप ऑफ AC। तीनों का स्लोप अगर बराबर आ जाता है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, कोलिनियर कह सकते हैं। इसी के आधार पर आप जो है क्वेश्चन नंबर 10 को बनाएंगे। 10 में जो है अलग अलग स्लोप निकालेंगे और देखेंगे कि तीनों बराबर आ गया तो कह देंगे कोलिनियर है। बट यहाँ पर x हमको यहाँ निकालना है। x निकालने के लिए हम क्या करते हैं, AB का स्लोप निकाल लेते हैं। AB का स्लोप निकालने के लिए ये मान लीजिए 1 में y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस माइनस 1 बाय 5 माइनस 1 इक्वल टू, अब BC का स्लोप निकालना है तो यहाँ पर 4 माइनस माइनस 1 बाय x माइनस 1, तो x माइनस 1 लिख सकते हैं। अब फिर यदि AC का स्लोप निकालना है तो किसी में किसी को घटाइए, 4 माइनस 1 कर दीजिए, 4 माइनस 1 कीजिए तो x माइनस 5 करना पड़ेगा, x माइनस 5 करना पड़ेगा। अब किसी दो को उठाकर आप x का वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह 2/4 आता है और यह 4 + 1 यहाँ 5 बाय x माइनस 1 आता है। x माइनस 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5/2 इंटू 4 लिख सकते हैं, यानी कि यह हो गया आपका 2 टाइम्स में कटा, यानी कि यह आपका हो गया 10। अब हमको x का वैल्यू देना है तो 10 + 1 कर देंगे जो कि हो जाएगा आपका 11। तो इस तरह से x का वैल्यू क्या निकल जाता है, 11 निकल जाता है। तो बड़ी आसानी से आप यह क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को बनाइए। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 जो देखेंगे ना, तो 12 क्वेश्चन नंबर मतलब 12 ये कहता है कि यूजिंग स्लोप सो दैट द पॉइंट ABCD टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। देख रहे हैं ना, यहीं पे हमने लिखा है कि यह ABCD पॉइंट्स है और यह कहता है कि यह वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल है। और किसको यूज करके आपको दिखाना है, स्लोप को यूज करके दिखाना है। तो स्लोप को जब यूज करेंगे तो हम जानते हैं कि इसमें जो है AB, यह जो लाइन है AB पैरेलल हो जाएगा आपका DC के पैरेलल हो जाएगा, और उसके बाद AD जो है यह पैरेलल हो जाएगा CB के। तो इस दोनों का स्लोप जो होगा बराबर अगर हो जाता है तो हम क्या कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि पैरेलल है, यानी कि स्लोप ऑफ AD और स्लोप ऑफ CD आप निकाल लीजिए। अगर दोनों का स्लोप पैरेलल है तो फिर हम कह देंगे कि दोनों पैरेलल लाइन हो गया। और AB का भी स्लोप निकाल लिए, DC का भी स्लोप निकाल लिए और देखें कि दोनों बराबर आ गया, इक्वल आ गया, तो भी कह सकते हैं पैरेलल है। अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको तो प्रूफ करना है हमको रेक्टेंगल के लिए देखिए एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी कि AD जो है परपेंडिकुलर टू AB होना चाहिए। अब देखिए AD का स्लोप तो आप ऑलरेडी निकालिए चुके हैं यहाँ पर, और AB का भी स्लोप आप निकाल चुके हैं। अगर दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि यह जो है निश्चित रूप से क्या है, रेक्टेंगल है। तो बच्चों इस तरह का प्रॉब्लम अभी तक आप लोग बहुत सारा बना चुके हैं। अगर 2 पॉइंट दिया रहे कोऑर्डिनेट तो उसका स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं। तो अब जो है आपके भरोसे मैं ये सब प्रॉब्लम को आपके हवाले कर रहा हूँ। अब ये बटन जो है ना आपके हवाले है, अभी तक मेरे था, अब आपके हवाले कर दिए। अब यहाँ पर भी देखिए कह रहा है कि यह जो है पैरेललोग्राम है, तो 2 पॉइंट दिया हुआ है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर होगा, और इसका स्लोप और इसका स्लोप जो है इक्वल अगर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि यह आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 14 देखेंगे ना, तो 14 में कहता है कि ये 3 पॉइंट्स जो है एक लाइन पर एग्जिस्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, यह A जो है HK और B जो है आपका x1 y1 और C जो है आपका x2 y2, ये जो है एक ही लाइन पर है, रेलगाड़ी की तरह बना दिया है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। तो कहता है कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, इसको आपको प्रूव करके देना है। बड़ा आसान है।
खाली देखने में आप लोग को भारी लग रहा है। आप क्या कीजिएगा कि इसका स्लोप ए बी का स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी हो जाएगा ना भाई, दोनों का तो स्लोप एक ही होगा। अब ए बी का स्लोप निकालना है तो क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, h माइनस एक्स वन, माफ करेंगे k माइनस वाई वन अब बाय एच माइनस एक्स वन इक्वल टू, इधर देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पे लिखेंगे y2 माइनस वाई वन बाय x2 माइनस x1। ऐसे जैसे लिखिएगा ना तो हो गया ये प्रूव्ड। इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखिए और देखिए आपको यही मिल जाएगा। h माइनस एक्स-1 है, h माइनस एक्स-1 को मल्टीप्लाई होगा y2 माइनस वाई-1 से, तो देख लीजिए y2 माइनस वाई-1 और k माइनस वाई-1, तो k माइनस वाई-1 को मल्टीप्लाई होगा x2 माइनस एक्स-1 से। बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि इफ द पॉइंट्स ए बी और पी कोलिनियर यूजिंग स्लोप प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। है तो बड़ा आसान, ये इसको भी देख ही लीजिए, इसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं, चूंकि थोड़ा सा नया टाइप का है इसलिए आपको लगता होगा कि कैसे बनेगा नहीं बनेगा। तो इसमें देखिए ए आपका दिया गया है a0 और b जो है आपका दिया गया है 0b दिया गया है और c जो दिया गया है xy दिया गया है और यहाँ प्रूव करना है x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। अब देख रहे हैं तीनों एक ही लाइन पे है। जब तीनों एक ही लाइन पे है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसका स्लोप और इसका स्लोप, दोनों का स्लोप जो है बराबर है। तो हम क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं पहले। b माइनस जीरो बाय जीरो माइनस ए इक्वल टू वाई माइनस बी बाय एक्स माइनस जीरो। तो अब जीरो, तो ये आपका हो गया b बाय माइनस ए इक्वल टू वाई माइनस बी बाय एक्स हो गया। तो b इंटू एक्स, तो x b हो जाता है, माइनस ए इंटू वाई तो इक्वल टू माइनस ए वाई हो जाता है। अब माइनस ए इंटू माइनस बी तो प्लस ए बी हो जाता है। इसको उठा के लेफ्ट साइड में ले आइए तो यह एक्स बी प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी हो जाएगा। अब सब में ए बी से डिवाइड कर दीजिए, सब को ए बी से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या बचता है, यहाँ बी बी बर्बाद हो गया, ए बर्बाद हो गया, ए बी दोनों सलट गया। तो x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, यही ना प्रूव करना था। बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं इसको। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस सो दैट द ए बी मैक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल विथ एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर आपको एंगल निकालना है 16 नंबर में, निकाल दीजिए स्लोप, और स्लोप से आप टेन थीटा निकल गया और उसका जो वैल्यू है एंगल के रूप में हम कन्वर्ट कर देंगे तो वो एक्यूट एंगल निकलेगा, तो प्रूफ हो जाएगा। इसको भी बना ही सकते हैं। 17 नंबर में कहते हैं कि द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल यूजिंग स्लोप सो दैट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ए पैरेललोग्राम। तो क्या करना है इसमें कि वर्टिसेस क्वाड्रिलेटरल का दिया गया है तो सबका मिड पॉइंट निकाल लीजिएगा और मिड पॉइंट के सहायता से आप स्लोप निकाल लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप बना लेंगे। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मैक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। चलिए ये भी बड़ी आसान सा प्रॉब्लम है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज स्लोप्स आर दिस एंड दिस। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज स्लोप्स आर दिस एंड दिस। तो 19 और 20 नंबर का प्रॉब्लम सेम है। चलिए 19 और 20 नंबर का प्रॉब्लम पर हम लोग नज़र डालते हैं। तो 19 अगर 20 अगर आप बना लेते हैं तो 19 बनाने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। क्या हमने कहा भाई, 20 अगर बना लेते हैं तो 20 में देखिए स्लोप दिया गया है आपको। देखिए किताब अपने पास रखिएगा। m1 जो है 2 माइनस रूट 3 है, m2 जो है आपका 2 प्लस रूट 3 दिया गया है और कहता है कि इस स्लोप के चलते जो है दोनों लाइन के बीच का एंगल हमारा क्या होगा।
तो दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है हमको, और फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है। तो यह tan थीटा इक्वल टू यह m2 जो है 2 प्लस √3 है, अब माइनस जो बीच में डालेंगे ना तो e माइनस को प्लस कर देगा, तो 2 प्लस √3 है ना, अब बाय 1 प्लस 2 प्लस √3 एक बार और 2 माइनस √3 एक बार। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको इसमें क्या देखते हैं कि 2 और 2 बर्बाद हो गया, तो 2 √3 बचा, अब बाय 1 प्लस a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 3। तो 4 माइनस 3 भी 1a होता है, यानी कि 2 √3 बाई ये आपका 2 निकल गया। और ये अभी तक मॉड में है, अभी तक जो है गोदे में बैठा हुआ है। गोद में तब तक बैठे रहेगा जब तक ये छोटा छोटा नहीं हो जाए। अगर निगेटिव साइन होता है तो गोदी से इसको बाहर निकालेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, मतलब कि एक्टिव हो जाएगा, यानी कि यह आपका √3 हो गया। अब बताइए कि tan थीटा इक्वल टू √3 है, tan कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है? तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, यही हमारा एंगल निकल गया। इसी तरह से आप 19 को भी बना लेंगे। सेम 21 को भी देखते हैं। ए बी सी पॉइंट दिया गया है, आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल दिस, सो दैट tan A इक्वल टू 2, tan B इक्वल टू 2/3 और tan C इक्वल टू 4/7। तो भाई यहाँ पर जो है ना दो लाइन के बीच का सब एंगल निकालना है। देखिए ये जो आपका प्रॉब्लम दिया गया है ना, सब में इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, है ना। अब देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे हम लोग करेंगे। इसमें जो है आपका A जो है 1 2 दिया गया है, अब B जो है -3 2 दिया है, और C जो है 3 -2 दिया हुआ है। तो A इसके और इसके बीच का एंगल, ये जो एंगल होगा इसको हम लोग B कहेंगे, इसको एंगल A कहेंगे, और इसको हम लोग एंगल C कहेंगे। तो tan A निकालना है आपको। क्या निकालना है भाई? tan A निकालना है। तो क्या करते हैं, इसका स्लोप और इसका स्लोप, इसका स्लोप और इसका स्लोप निकाल लेते हैं, और उसके बाद इस फॉर्मूले पर हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका स्लोप जब निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसी जगह निकालते हैं हम लोग। तो ये इसका स्लोप जो आएगा ना, तो 2 माइनस प्लस, तो +2, अब बाय क्या हो जाएगा 1 - 3, 1 - 3 इक्वल टू 4/-2 इक्वल टू यह निकल जाएगा -2 निकल जाएगा इसका स्लोप। इधर वाले का स्लोप -2 निकल जाएगा। ये इधर वाले का स्लोप उसी तरह से निकाल लेंगे, इधर वाले का स्लोप भी इसी तरह से निकाल लेंगे। मान लीजिए ये m1 है, ये आपका m1 है इसका स्लोप, और इसका स्लोप आपका m2 है, इसका स्लोप m3 है। अब tan A का उपयोग जब करना है आपको, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 लिखिए। अब मान लीजिए C निकालना है, tan C निकालना है, तो स्लोप हम इसका भी निकाल चुके हैं, इसका भी निकाल चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आपका m3 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m3 लिख दीजिए, मॉड में डाल दीजिए। इस तरह से आप बड़ी आसानी से एंगल को निकाल सकते हैं। भाई निकाल लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं एक भी प्रॉब्लम, है ना। इसके बाद हम लोग 22, 23, 24, 25 ये 4 प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, मौका मिलता है तो। इसके बाद हम लोग लास्ट 23 नंबर प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं। 23 नंबर में प्रायः बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है। इसमें देखिए 4 पॉइंट दिए गए हैं, और इस चारों पॉइंट में से जो है आपका कॉर्नर है पैरेललोग्राम का। 23 में पैरेललोग्राम का कॉर्नर है, और इसमें प्रूव करने के लिए कह रहा है कि सो दैट tan थीटा इक्वल टू 2। तो tan थीटा इक्वल टू 2 किसके बीच, इसके डायगोनल के बीच का जो एंगल है थीटा है, और इसमें tan थीटा इक्वल टू 2 प्रूव करने के लिए दिया गया है। तो बच्चों ये आप देख सकते हैं, ड्राइंग हमने किया हुआ है यहाँ पर। ये आपका पैरेललोग्राम हो गया, और यह B आप देख सकते हैं 2 - 1 है, ABCD दिया गया है।
अब इसका डायगोनल जो हो गया AC और यह आपका DB, इसके बीच का एंगल जो है थीटा है। क्या है? थीटा है। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए? यहाँ पर आपको चाहिए कि ये जो आपका डायगोनल है इसका स्लोप चाहिए और इसका भी स्लोप चाहिए। तो स्लोप ऑफ AC का जब स्लोप निकालेंगे तो ये आपका -½ आता है। क्या आता है? -½ आता है। स्लोप निकालने के लिए तो जान ही गए हैं। और BD का जब स्लोप निकालेंगे तो देखिएगा तो 3 - -1 और 2 - 2 4/0 आता है आपका। तो 4/0 कहने का मतलब नॉट डिफाइंड हो गया यह। जब नॉट डिफाइंड है तो इसका उपयोग हम कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर थोड़ा देर के लिए हम tan थीटा निकालें और इसका उपयोग करें और यहाँ पर 4/0 ही लेके हम लोग करें तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 4/0 माइनस ये हो जाएगा प्लस आपका 1/2 हो जाएगा और 1 + 4/0 इंटू 1/2 इसको लिख सकते हैं आप। अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ मान लीजिए कि 0 × 2 इसका LCM हो गया। कोई भी संख्या है, 0 तो हम यहाँ ले ही सकते हैं, तो 0 × 2 इसका LCM हो गया और यह आपका 4/2 है। तो 4 × 2 हो जाएगा यहाँ पर, अब +1 × 0 आ जाएगा। अब बाय 0 × 2 इसका भी LCM हो गया और 0 × 2 यहाँ चला आया, अब +4 हो गया। इस तरह से अब देखा जाए तो ये दोनों जो है आपका कैंसिल हो जाता है। 0 × 2 0 × 2 कैंसिल हम लोग कर दिए। इसके बाद देखिए 4 × 2 क्या होता है? 8 होता है। और उसके बाद 1 × 0 तो 0 ही हो जाएगा। 0 × 2 तो यह 0 होता है, अब +4 तो /4 और ये आपका मॉड में है तो यह जो वैल्यू निकल गया 2। तो चूंकि यहाँ पर देयरफॉर tan थीटा = 2 प्रूव्ड करना था तो हम लोग इस तरह से प्रूव्ड कर सकते हैं। और हाँ, इस क्वेश्चन को मैंने जिस तरह से भी बनाया हो इसके बारे में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना, कि आप अपना रिप्लाई जरूर भेजिएगा कि यह प्रॉब्लम इस तरह से क्यों बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखें आगे, यह आगे आपका एक स्क्वायर दिया गया है और इस स्क्वायर में आपका चारों पॉइंट्स दिया गया है। तो इसमें से आपको क्या निकालना है कि स्लोप ऑफ BD निकालना है। तो स्क्वायर में हम लोग जानते हैं कि स्लोप जो होता है क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अब यदि इसका स्लोप निकालिएगा, क्या निकालेंगे? 3 - 6 अब बाय 7 - 0 का प्रोडक्ट इसके स्लोप के साथ प्रोडक्ट कर देंगे तो वो -1 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसका स्लोप मान लीजिए m है, इसका स्लोप m है, इक्वल टू क्या होना चाहिए? -1। तो m का स्लोप क्या हो जाएगा भाई? -1 × 7 बाय 3 - 6 यानी कि -3। तो यह आपका स्लोप 7/3 निकल गया। तो इसका ही स्लोप मांग रहा था जो कि हम फट से निकाल दिए। क्या निकल गया भाई? 7/3 निकल गया। अब ये कहता है कि इस पॉइंट को निकालिए आप। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा कि यह O जो है मिड पॉइंट है। किसका? AC का भी मिड पॉइंट O है और DB का भी मिड पॉइंट O है। दोनों का मिड पॉइंट O है। तो ये तो मिटा दें हम, ठीक है, मिटा दिए। अब देखिए A + 2/2 अगर करते हैं और उसके बाद B + 1/2 करते हैं तो यह जो निकला आपका मिड पॉइंट O का कोऑर्डिनेट निकला। अब इधर से भी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका? 0 + 7 0 + 6 + 3/2। अब दोनों को बराबर कर दीजिए आप। इसको इसके बराबर करेंगे ना तो A का जो वैल्यू आएगा 5 आएगा, देख लीजिए। इसको इसके बराबर करेंगे तो 2 कट गया, 6 + 3 9 हुआ, 1 माइनस हो गया तो B का वैल्यू 8 आएगा। इस तरह से रिक्वायर पॉइंट जो है 5 8 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम लोग जो है एक्सरसाइज 20B के
समाप्त होने की घोषणा करते हैं और उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। उसमें सबसे पहले हम 20C के थ्योरम्स को पढ़ेंगे, बेसिक को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके प्रॉब्लम को बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।